नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी बड़े युद्धों के बारे में जो सन 2025 में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। उन युद्धों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आने वाला है आपका रसिया यूक्रेन वार, जो सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह एक विश्व लेवल का संघर्ष था। इस युद्ध में अमेरिका, नाटो, यूरोप और भारत तक के हित जुड़े हुए हैं। अगर इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध की नींव जो रख दी गई थी 1991 में ही रख दी गई थी, क्योंकि जब सोवियत संघ 1991 में टूटा था तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना था। उसके साथ साथ ही रूस भी एक स्वतंत्र देश बना था। रूस की स्थिति खराब होने के कारण वो हमेशा संवेदनशील रहा है। रूस यूक्रेन को अपने प्रभावी क्षेत्र यानी कि बफर जोन के रूप में ही देखता रहा है। सन 2014 में यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन होता है और नई सरकार पश्चिम देशों की समर्थक बन जाती है। इसी दौरान रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है और इसके बाद यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित विद्रोह भी शुरू हो जाते हैं। अगर इस युद्ध को हम जियोपॉलिटिक्स के अनुसार देखेंगे तो इस युद्ध की जड़ में है नाटो का विस्तार। अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए, जबकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है, क्योंकि रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में गया तो अमेरिका के हथियार और मिसाइलें उसके बॉर्डर तक आ जाएंगी। इस युद्ध में यूएसए का सबसे बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध को सीधे नहीं लड़ाई लड़ा और यूएसए ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता दी है, आधुनिक हथियार भी दिए हैं, खुफिया जानकारियां भी दी हैं, क्योंकि अमेरिका का मकसद ये था कि रूस को कमज़ोर करना है और यूरोप पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है और नए नए टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को बेच करके हमने पैसे कमाना है। इसमें भारत का रोल ये रहा है कि भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा, क्योंकि वो हमेशा शांति शांति के बोलता रहा है। भारत ने सस्ता तेल भी खरीदा है और सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद करके किसी अन्य कंट्रियों को बेचा भी है। युद्ध विराम की बातचीत भी की है और युद्ध विराम के लिए यूएनएससी में अपील भी की है। पश्चिमी दबाव देशों के दबाव के बावजूद भी रूस से रिश्ते बनाए रखा है भारत। भारत के लिए एक संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि रूस पुराना दोस्त था भारत का और अमेरिका और यूरोप बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं। इसमें फ़ायदा होता है अमेरिकी और यूरोपीय हथियार की कंपनियों को, क्योंकि वो नए नए हथियार बना करके यूक्रेन को बेचती रही हैं। और साथ साथ एनर्जी कंपनियों को भी इसमें फ़ायदा हो जाता है। कुछ देशों को सस्ता तेल भी मिल जाता है रूस के द्वारा, क्योंकि उनको इस चीज़ से भी फ़ायदा होता है कि अभी युद्ध चल रहा तो हमारे को फ़ायदा हो जाए। इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा होता है कि यूक्रेन की जनता को, क्योंकि लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं यूक्रेन के। रूस की जीडीपी प्रतिबंधों के कारण गिर जाती है और पूरी दुनिया महंगाई, तेल और अनाज के संकट से जूझने लगती है। आज की स्थिति युद्ध की यह है कि युद्ध अभी भी जारी है, कोई स्थायी सीज फायर हुआ नहीं है। यूक्रेन को पश्चिम से मदद जारी भी है। रूस अपने कब्जे वाले इलाकों को छोड़ना चाहता नहीं है। युद्ध लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय तक चलने वाला है। भविष्य में अगर बात की जाए तो युद्ध फैल सकता है, यूरोप की सुरक्षा खतरे में जा सकती है। अगर समझौता होता है तो यूक्रेन को कुछ क्षेत्र खोने पड़ सकते हैं और रूस को प्रतिबंधों से राहत मिल सकती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है कि अगर देखा जाए तो दुनिया में आजकल लड़ाई बंदूकों से या वेपन से ही नहीं लड़ी जाती है, बल्कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन से भी लड़ी जा सकती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 पर आने वाला है गाजा इजराइल वार। गाजा इजराइल युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म, जमीन, राजनीति और विश्व की ताकतों की टकराहट भी है। यह संघर्ष 70 सालों से भी ज़्यादा पुराना है और आज 2025-26 में दुनिया का सबसे संवेदनशील युद्ध बना हुआ है। बात की जाए अगर इसके इतिहास की तो 1917 में ब्रिटेन के बाल्फोर घोषणा के बाद यहूदियों को आबादी देने के लिए फिलिस्तीन नामक देश में बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। जब 1948 में इजराइल आज़ाद होता है तो जिसके बाद लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घर से विस्थापित होना पड़ जाता है, जिस कार्रवाई को हम नकबा कहते हैं। जब बात आती है फर्स्ट इजराइल और गाजा के बीच का पहला युद्ध 1967 की, तो इस युद्ध में इजराइल ने गाजा के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लेता है और गाजा पर पूरा कंट्रोल ले लेता है। बाद में विश्व के दबाव के कारण गाजा से इजराइल अपनी सेना को वापस बुला लेता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बुलाता और पूरी गाजा पट्टी को नाकेबंदी करके छोड़ कर आता है। इसके बाद ही गाजा पट्टी पर एक आतंकवादी ग्रुप का जन्म होता है जिसका नाम है हमास। गाजा एक छोटा सा है लेकिन घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जब गाजा में चुनाव होते हैं सन 2006 में, तो उस चुनाव में हमास की जीत होती है और 2007 आने तक गाजा पर पूरा कंट्रोल हमास ले लेता है।
ये कार्रवाई इजराइल को पसंद नहीं आती है, तो इजराइल ने गाजा पर पूर्ण नाकेबंदी कर देता है और पूरी बिजली, पूरा पानी और दवाइयों, अस्पतालों, स्कूलों, इन सभी पर अपना कंट्रोल ले लेता है और गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल बनाकर छोड़ देता है। अगर बात करें जियोपॉलिटिक्स के अनुसार, तो यह युद्ध दो देशों के बीच ही नहीं रुक रहा। इन दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई देश इधर से है, कोई ना कोई देश उधर से भी लगा है। जैसे कि ईरान हमास को और हिजबुल्लाह को समर्थन करता है, तो अमेरिका इजराइल को समर्थन करता है। लेकिन बाकी आसपास की कंट्रियां, जो गल्फ कंट्रियां हैं, वो न्यूट्रल स्टैंड लेकर घूम रही हैं। जैसे कि भारत हमारा न्यूट्रल स्टैंड रखता है, शांति और इस चीज़ में भारत ने दोनों देशों को समर्थन किया हुआ है। इजराइल के साथ अपना एक डिफेंस टेक्नोलॉजी लेता है और टेक्नोलॉजी देता भी है, और उधर फिलिस्तीन के साथ मानवीय सहायता भी देता रहता है। भारत इसमें ये रोल अदा करता है। और इस युद्ध में यूएसए का सबसे अहम रोल ये है कि इजराइल को देता है आधुनिक हथियार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे कि आयरन डोम जैसे सिस्टम देता है। और यूएन में जब बात आ जाती है इजराइल के बीच की, तो यूएन में अपना वीटो पावर लगाकर यूएनएससी में कुछ होने नहीं देता है। वहाँ पर इजराइल के पक्ष में यूएसए बैठा हुआ देखता है। अमेरिका का उद्देश्य ये है कि मध्य एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना और ईरान को घेर कर रखना, अपने हथियारों का बेच करके फ़ायदा लेते रहना। अमेरिका का यही एक उद्देश्य है। अगर इस युद्ध के बारे में देखा जाए, तो इस युद्ध से हथियार बनाने वाली कंपनियों को और क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाने वाले देशों को फ़ायदा होता है। अगर नुकसान की बात देखा जाए, तो गाजा के आम नागरिकों को यहाँ पर नुकसान हो जाता है और बच्चे, महिलाएं, अस्पताल, स्कूल सभी को डैमेज कर दिया जाता है और पूरी दुनिया अस्थिरता और कट्टरपंथ में जूझ जाती है। आज की स्थिति इन दोनों देशों के बीच की ये है कि गाजा और वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच की यही है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में गाजा और का बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल के अंडर हो गया और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ गया। युद्ध विराम हुआ नहीं, इसका कोई स्थायी समाधान है नहीं। इजराइल सुरक्षा चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन आज़ादी चाहता है। भविष्य में अगर ऐसा ही रहा, तो कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा, युद्ध बार बार होते रहेंगे। अगर इसका एक ही सॉल्यूशन है, टू स्टेट सॉल्यूशन, जो कि भारत जैसे अपना स्टैंड रखा टू स्टेट सॉल्यूशन दोनों देशों के साथ है, तो यही एकमात्र समाधान अगर यही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दोनों देशों को दी जानी चाहिए, जिससे कि दोनों देश आपस में बार बार युद्ध ना करें। लेकिन फिलहाल इन दोनों देशों के बीच में शांति का कोई रुख ना इजराइल कर रहा और ना फिलिस्तीन कर रहा है, तो शांति देखना बहुत ही मुश्किल है इन दोनों देशों के बीच में। आपको इस वीडियो के माध्यम से गाजा, इजराइल और रशिया यूक्रेन के बारे में कुछ समझ आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इस दोनों युद्धों के बारे में थोड़ा बहुत भी पता लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगले अपडेट आने का इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।